हेलो क्लास 10th अनालिसिस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो जैसा कि आजकल वीडियो नहीं आ पा रही है क्योंकि 2 दिन हो गए वीडियो को आए हुए। लास्ट तो मेरी 2 दिन से तबीयत ख़राब हो रही है और इसीलिए थोड़ी हिम्मत भी नहीं हो रही और तबीयत तो अभी भी ठीक नहीं है। बट मैंने सोचा चलो कम से कम ऐसे करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही आप लोगों के लिए ज़्यादा इस समय कारगर होने वाली है। तो आज हम जो लेकर आए हैं वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में हमारे सामने रेनेसेंस, जिसे हम बोलते हैं पुनर्जागरण। देखिए पुनर्जागरण कई बार पूछा गया है। पुनर्जागरण से बड़े क्वेश्चन भी आए हैं, छोटे क्वेश्चन भी आए हैं और बहुत बड़े क्वेश्चन भी आए हैं। बस फ़र्क इतना है कि पुनर्जागरण को आपने काफ़ी समय हो गया पढ़ा नहीं है और मेरा मानना है कि हर एक सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ता है। तो इतना है कि आपने अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो इसे पढ़ लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन पक्के हैं, इसी से उतरेंगे और जब इसी से उतरेंगे तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। नहीं भी हो तो थोड़ा और सीरियस होना पड़ेगा। चलो तो आज मैं जो क्वेश्चन लेकर आया पुनर्जागरण से, याद रखिएगा टॉप 5 क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि देखो अगर हमने पहले जब बात की थी पुनर्जागरण के ऊपर तो हम इतना जानते हैं कि पुनर्जागरण होता क्या है। देखो पुनर्जागरण तो एक समय की बात करता है, ठीक है। और अगर आप लोगों ने पहले देखा हो तो पुनर्जागरण कहाँ पे हुआ था, इटली में हुआ था, ठीक है। और औद्योगिक क्रांति पूछेगा तो आप लोगों से पूछेगा कि औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी, तो आप ब्रिटेन लिख दीजिएगा। मगर यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है पुनर्जागरण क्या है या रेनेसेंस क्या है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा ये। तो सबसे पहले हम रेनेसेंस के बारे में बात करते हैं, तो सुनना। पुनर्जागरण 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में हुआ, जो एक सांस्कृतिक और बौद्धिक और कलात्मक आंदोलन था। यानी कि ये एक आंदोलन ऐसे नहीं था कि आपने हाथों में तख्ते ले लिए और चले भैया लोगों को जाके अवेयर करने के लिए कि भैया ऐसे कर लो वैसे कर लो। नहीं, ये एक ऐसी सोच थी जिसे समाज को अलग अलग रूप से अलग अलग तरीके से अवगत कराया कि भैया ये तरीके भी समाज में जीने के हो सकते हैं। आप जो अभी जी रहे हैं वो एक समाज में जीने का तरीका तो है, मगर इससे बेहतर तरीके भी ज़िंदगी में रखे हुए हैं जो कि आपको मानने पड़ेंगे, है ना। तो बौद्धिक रूप से यानी कि बौद्धिक मतलब बुद्ध, महात्मा बुद्ध भी ऐसे निकले बौद्ध, है ना। तो मतलब कि जिसने आत्मज्ञान के बारे में बात कर लिया, जिसने ज्ञान के बारे में बात कर लिया, वो भी किस ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं जो समाज के अंदर सबके लिए कल्याणकारी हो, वो उस ज्ञान की नहीं जो आप दूसरों पर हावी होने की कोशिश कर रहे हो, उस वाले ज्ञान की नहीं बात कर रहे हो। वो ज्ञान बोल रहा है कि एक जीवन जीने का तरीकों को सीख लिया। एक सही तरीका क्या हो सकता है कि भाई आप भगवान को मान रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, मानो, आप भगवान की भी मानो। भगवान में मानना जरूरी नहीं है, भगवान की भी मानने में ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप भगवान राम बनना चाहते हैं तो फिर उनकी तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम होना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों पे अपने कंट्रोल करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें तो उस समय उस समाज के अंदर वही दिखाया गया कि भैया एक तरफ तो तुम पादरी वर्ग, तुम बात करते हो कि भैया मोक्ष की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, मगर तुम खुद आलीशान महल में रह रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी इतनी बेहतर गुजर बसर कर रही है कि एक आम जीवन जो है, साधारण जीवन जो है वो तुमसे बहुत पीछे। देखो बड़ा सवाल इस चीज़ पे भी बनता है कि आप जब समाज के अंदर रह रहे हैं तो आपको समाज की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों के बारे में मालूम होना चाहिए। और जब 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 अच्छाइयाँ और बुराइयाँ आपको मालूम होती है, ठीक है, तो आप उस पर सवाल भी कर सकते हो और आप उस पर फोकस भी कर सकते हो कि भैया इसको सुधारने के और क्या तरीके हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि तरीके ही मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता। अगर आप बहुत बार कोशिश कर रहे हो कि भैया नहीं हम इस तरीके से करते हैं समाज के अंदर परिवर्तन आएगा, तो उस तरीके आपको तरीके बदलने पड़ेंगे जीवन जीने के। और पुनर्जागरण भी यही है कि दोबारा जगाना। एक दोबारा जगाने का मतलब होता है जब आप तरीकों को, नए तरीकों को सीखते हैं, तब की बात कर रहे हैं, है ना। एक तरफ तो पादरी वर्ग कह रहा है कि नहीं भैया मोक्ष जो है ना वो साधारण जीवन में, मगर दूसरी तरफ आप ही साधारण जीवन नहीं जी रहे, आप ही बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, है ना। हर तरह की विलासिता की वस्तुएं आप यूज़ कर रहे हैं। जब आपकी ज़िंदगी इतनी बेहतर हो रही है तो आप कैसे कह सकते हैं कि भैया हम तो कह रहे हैं कि भैया एक आम जीवन जीना चाहिए। आम जीवन पे आप बात ही नहीं कर रहे, आप खुद आम जीवन नहीं मान रहे, तो आप दूसरों को आम जीवन के बारे में कैसे बोलेंगे बताइए। तो ये बात आ रहा है, ये आपको बता रहा है हिंदी में बोलता हूँ मैं। पुनर्जागरण 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में यूरोप में हुआ एक सांस्कृतिक बौद्धिक कलात्मक आंदोलन था। ये मानवतावाद, वैज्ञानिक सोच और शास्त्रीय ज्ञान के पुनरुत्थान पर केंद्रित था। यानी कि अब ये मानव के ऊपर केंद्रित हो गया। इससे पहले जो केंद्र था, इससे पहले का जो केंद्र था वो किस पे केंद्र था? इससे पहले वाला जो केंद्र था वो कहीं ना कहीं चर्च पे था, चर्च की पावर पे था, भगवान वगैरह पे था, है ना। मगर अब जो आया है वो एक मानव के ऊपर की बात कर रहा है, मानवतावाद पर और वैज्ञानिक सोच पर निर्भर कर रहा है। अब वैज्ञानिक सोच के बारे में तो मैंने आप पे इससे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि वैज्ञानिक सोच क्या होती है, ठीक है।
तो वैज्ञानिक सोच का मालूम हो गया होगा आपको, ठीक है, वैज्ञानिक सोच और सांस्कृतिक ज्ञान, तो वही इंग्लिश में बोलो तो द रेनेसेंस वॉज अ कल्चरल इंटेलेक्चुअल आर्टिस्टिक मोमेंट, ठीक है, और ये दैट टुक place in Europe between the 14th and 17th centuries. It focused on humanism, scientific thinking and the revival of classical knowledge. ठीक है, क्लियर समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है और तीसरा भी सीखेंगे साथ साथ, ठीक है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ हुई, यानी पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ पे हुई, किस राज्य से हुआ है या फिर किस स्टेट या सेंटर। तो याद रखना पुनर्जागरण की जो शुरुआत होती है वो इटली से होती है, इटली के फ्लोरेंस शहर से हुई है और बाद में ये पूरे यूरोप में फैल गया। तो कारण क्या है? कारण ये है कि जब नए नए विश्वविद्यालय खुलने लगे, ठीक है, व्यापारी वर्ग उभरने लगा, नए नए व्यापारी वर्ग बाहर से आने लगे, तो कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया, आम जीवन पर गहरा प्रभाव डाला, आम जीवन को समझाया कि किस तरह से वो अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आप अपना जीवन किस तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं और वो भी धर्म से दूर होकर भी, यानी कि उस धर्म के बारे में क्या डिस्कस करना जिस धर्म के अंदर इतने बुराइयां और आम जीवन उससे हतोत्साहित है, तो आप कैसे उस पर डिस्कस कर सकते हैं, ये मैटर करता है। और इस पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा था कि भाई अब समाज उसकी सुन नहीं रहा हो, तो जाहिर सी बात है एक ऐसे समाज के अंदर जहाँ पे सुनी जा रही हो, वहाँ पे हर तरह की समानता स्वतंत्रता जैसे अधिकार मिल गए हो, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे पुनर्जागरण हो गए हो, ठीक है। तो ये जो शहर है ना, ये शहर क्या था, ये शहर सबसे डेवलप शहरों में से एक था और यहाँ पे सोच भी लोगों की बदल रही थी। यहाँ के लोग ज़्यादातर पैसों पे फोकस करने लगे, अपने ज्ञान पर फोकस करने लगे, टैलेंट पे फोकस करने लगे, ठीक है। अब पेंटिंग्स बिच रही है, बेची जा रही है ना। इससे पहले किसी ने सोचा नहीं था कि पेंटिंग्स वगैरह भी कुछ होती है तो बेचने के काम है ना। चलो, इसके बाद पूरे यूरोप में ये बात फैल जाती है, तो लिखा है द रेनेसेंस बिगन इन द सिटी ऑफ फ्लोरेंस इटली एंड लेटर स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, लिखा है पुनर्जागरण के प्रमुख कलाकार और उनके योगदान क्या थे। तो लिखा है लियोनार्डो दा विंची मोनालिसा द लास्ट सपर जैसी प्रसिद्ध पेंटिंग बनाई थी। तो प्रमुख कलाकार और कलाकारों के योगदान के बारे में बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है तो कुछ लोगों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले नाम आता है इसमें लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची जो थे वो एक समय में बहुत फेमस थे। अगर आपके पास एक पेंटिंग यानी चित्रकला करके एक सब्जेक्ट होगा, उसके अंदर आपने लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो राफेल जैसे कलाकारों के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आपके पास पेंटिंग है, चलो ऐसा करो कितने लोगों के पास पेंटिंग है वो नीचे कॉमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो पेंटिंग वाले में यहाँ पे पढ़ा होगा कि लियोनार्डो दा विंची जो थे ना, उन्होंने उनकी दो बहुत फेमस कृति थी, एक थी मोनालिसा और दूसरी थी द लास्ट सपर। ये प्रसिद्ध पेंटिंग थी और उन्होंने कहीं ना इन्होंने इसमें बात कर दिया कि भाई समाज ऐसा हो सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अगला है माइकल एंजेलो। जब माइकल एंजेलो की बात करते हैं, माइकल एंजेलो की बात करते हैं तो इसमें सिस्टीन चैपल की छत की बात करते हैं, यानी कि बहुत बहुत सुंदर। अगर आपने ध्यान से देखा हो ना तो उसकी छत जो है ना बहुत भव्य दिखती है, पूरी कांच की है और उसके ऊपर इतनी बढ़िया बढ़िया पेंटिंग है कि आप ये मानिए कि अगर ऊपर से सूरज की रोशनी पड़े तो वो अलग अलग रंग बिरंगों कलर में ना वो ज़मीन पे पेंटिंग बन जाए, इतनी सुंदर बना रखी है, ठीक है। और वहीं पे डेविड नामक प्रसिद्ध मूर्ति बनाई है, ठीक है, किसी डेविड की मूर्ति बना रखी है, आप देखिएगा, है ना। तो डेविड की मूर्ति काफ़ी बड़ी भी है और वो भी जो विश्व विरासत में बहुत बड़ा नाम है उसका, डेविड की मूर्ति। अगला आता है राफेल। राफेल जो है स्कूल ऑफ एथेंस जैसी शानदार कृतियाँ बनाई, ठीक है, यानी राफेल ने स्कूल ऑफ एथेंस जैसी बहुत शानदार कृतियाँ यानी बहुत शानदार रचनाएं अपनी बना दी, ठीक है, समझ में आ गया। तो राफेल हो गया आपका, राफेल के बाद आपका ये भी हो गया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। तो फिर से बोल दूँ तो सबसे पहले के बारे में जब आप लिखेंगे तो लिखना कि लियोनार्डो दा विंची, उसका मोनालिसा और द लास्ट सपर, और दूसरा माइकल एंजेलो जिसका सिस्टीन चैपल की छत पर भव्य चित्रकारी और डेविड नामक प्रसिद्ध मूर्ति, और फिर राफेल का जो है वो स्कूल ऑफ एथेंस जैसी शानदार कृतियों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, क्लियर। बोलो यस और नो। इंग्लिश तो भी सेम है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं सेम ही मिल रहा है, इसमें कोई अलग नहीं है। लियोनार्डो दा विंची created famous painting like Mona Lisa and the Last Supper. Michelangelo painted the Sistine Chapel भी बोलता है ceiling and sculpted that famous David statue. राफेल के बारे में जब आप बात करते हो तो created masterpieces like the School of Athens, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आता है अगला फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, लिखा है पुनर्जागरण ने
विज्ञान और समाज को कैसे प्रभावित किया। हाउ रेनेसेंस अफेक्ट साइंस एंड सोसाइटी। ठीक है, तो लिखा पुनर्जागरण ने वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया, बिल्कुल ही प्रमोटेड साइंटिफिक थिंकिंग, पहले ही हो गया। दूसरा, निकोलस कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया और गैलीलियो ने दूरबीन का खोज करके इसको और ज़्यादा कंफर्म किया और इससे समाज में शिक्षा, स्वतंत्र विचार और कला को बढ़ावा दिया। चलो एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। इससे पहले, पुनर्जागरण से पहले एक इंसान था, उसने बोला कि भैया सूरज जो है ना वो पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, बल्कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। तो भैया उनको जिंदा जलवा दिया, नुक्कड़ पे खड़े करवा के जिंदा जलवा दिया, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने धर्म में पढ़ने की कोशिश की थी। और धर्म क्या कहता था उनका, धर्म कहता था, वो चर्च वगैरह फादर वगैरह पादरी वगैरह बोलते थे कि जो दुनिया है ना, दुनिया जो है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चारों ओर सारे ग्रह, सारे नक्षत्र घूमते हैं, ना कि पृथ्वी किसी के सामने घूमती है, ऐसा बोल रखा था। मगर एक नई सोच आती है तो उसके खिलाफ भी बहुत ज़्यादा लोग खड़े होते हैं। तो एक खड़ा हुआ, उनको जिंदा जला दिया। मगर बाद में कोपरनिकस ने सिद्धांत लाया, मगर कोपरनिकस के साथ दूरबीन का भी गैलीलियो ने कर दिया था तब तक। ठीक है, तो दूरबीन, गैलीलियो की दूरबीन से भी वो देख के बता सके कि नहीं भैया जो हम सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। ठीक है, और इससे कहीं ना कहीं समाज के अंदर शिक्षा का जो महत्व, शिक्षा की जो योग्यता है, शिक्षा की जो इम्पोर्टेंस है ना, उसने कहीं ना कहीं आगे बढ़ा के उन्हें रख दिया। फिर आता है स्वतंत्र विचार भी बहुत ज़्यादा फेमस देखने को मिले हमें, स्वतंत्र विचार। और फिर कला को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हुए हमें मिलता है। ठीक है, तो इंग्लिश में बोलूँ तो द रेनेसेंस प्रमोटेड साइंटिफिक थिंकिंग, निकोलस कोपरनिकस proposed the heliocentric model of the universe and Galilei used a telescope for astronomical observations. It encouraged education, independent thought and artistic expression in society. क्लियर हो गया। चलिए 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड द 5th क्वेश्चन इज फ्रंट ऑफ अस दैट कि पुनर्जागरण का धार्मिक प्रभाव क्या है, क्या था भाई। पुनर्जागरण की बात कर रहा हूँ, पुनर्जागरण का धार्मिक प्रभाव क्या रहा है। ठीक है, यानी बोला कि जो रेनेसेंस है ना, तो धर्म पर क्या इम्पैक्ट रहा उसका, रेनेसेंस का। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई कि पुनर्जागरण हुआ ही धर्म पर था, आप उस पर क्या इम्पैक्ट पूछेंगे। अगर आपने जाहिर सी बात है फोकस किया हो, तो अभी तक हम पुनर्जागरण जो पढ़ रहे हैं वो धर्म के ऊपर ही तो बात कर रहे हैं, है ना। और धर्म ने जब फोकस किया हुआ तो जाहिर सी बात है चीज़ें खुद आगे सॉर्ट आउट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल पुनर्जागरण ने चर्च की परंपरा पर सवाल उठाए। उसे बोला आपको कैसे पता ये जो आपके पास सच्चा क्रोस है जाके लकड़ी का, वही मोक्ष प्राप्ति करा सकता है। उसे सवाल खड़े किए कि क्या ज़रूरत है कि ये गरीब इंसान को भी पैसे ऐठना की ज़रूरत है तुम लोगों को, कि पैसा देगा नहीं तो उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। क्या पैसा ही सब कुछ है समाज में? अब तो आप बोल सकते हो हाँ, मगर उस समय इतना नहीं था। फिर उसके बाद रिफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने बोला भाई सुधारवादी आंदोलन की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है हम लोगों को, बिना सुधार के कुछ पॉसिबल नहीं है। और इस तरीके से मार्टिन लूथर ने चर्च की नीतियों पर सवाल खड़ा किया। ठीक है, उसके खिलाफ 95 थीसिस लिखे, यानी 95 क्वेश्चंस लिखे एक तरह से मान लो कि भैया ऐसा कैसे हो रहा है। आप तो कहते हो कि यीशु मसीह सबके लिए आए थे, और जब सबके लिए आए थे तो फिर कुछ लोग ही इम्पोर्टेंस क्यों दिख रहे, बाकी लोग क्यों दिख रहे। बहुत सारे सवाल खड़े किए थे। और शायद मार्टिन लूथर किंग के द्वारा ही मुझे लग रहा है कि एक फोकस करने वाली चीज़ है कि मार्टिन लूथर किंग ना होते तो शायद ये धार्मिक सुधार आंदोलन नहीं हो पाता, धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है, क्योंकि उन्होंने धर्म के अंदर की पहले बुराइयों को निकाला ताकि जो आम जीवन है ना उसकी ज़िंदगी से धर्म बाहर निकल जाए। क्योंकि बहुत पहले क्या हो रहा था कि पहले एक जब धर्म को है ना, ठीक है अच्छी बात है, मगर धर्म जब आपके कर्म को भी परेशान करने लगे तो फिर उसका मतलब नहीं बनता। फॉर एग्जांपल आप दिन भर ही धर्म के चक्कर में सारा कर्म ही खराब कर दो, है ना। क्योंकि कोई चीज़ ना कुछ समय के लिए अच्छी होती है, मगर जब वो बाद में वो नासूर बन जाती है चीज़ें, है ना। तो वो उस समाज के अंदर ये हो गया था कि पहले तो अच्छा था, ठीक है भाई ईसा मसीह ने शांति फैलाई, शांति के वो आपने उपदेश दिए, लोगों को पसंद आए, मगर वही चीज़ फिर अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आम जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। और इससे कहीं ना कहीं आम जीवन पर जब इफेक्ट पड़ता है तो आम जीवन जो है वो गुस्से में आ ही जाता है आगे बढ़ने के लिए। समझ में आ गया। तो ये थे आपके टॉप 5 क्वेश्चन आज के लिए, और नीचे दिए हुए नंबर पर मैसेज करके आप ये PDF ले लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू और धन्यवाद।